अपाला ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए आज हम आरोह पुस्तक में के भाग 1 में से नमक का दरोगा कहानी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ईमानदार व्यक्ति की व्यथा तथा उससे मिलने वाली ईमानदारी के फल का चित्रण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नमक का दरोगा कहानी। आने से पहले लेखक परिचय देखते हैं कि प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास, सोजे वतन और मानसरोवर 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह। मानसरोवर के सभी 8 खंडों में 300 कहानियां हैं लगभग। इसके अलावा करबला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक लिखे, कुछ विचार, विविध प्रसंग निबंध संग्रह है। मृत्यु सन 1936 में हुई। अब इनके लेखन और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विद्या के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ये 3 काल माने गए हैं। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विद्या को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ था, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके लिए ऐसे रचनात्मक प्रयासों को लागू होती है जो कटु यथार्थवाद चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास तथा पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा जो हमारी कहानी है आदि कहानियाँ ऐसी ही है जिसमें आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद लिया गया है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पुष्प की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद क्या होता है।
आदर्शोन्मुख का मतलब होता है कि भी समाज में एक सच्चा पत्र प्रस्तुत करना जिससे समाज में बदलाव आए। यथार्थवाद का मतलब है सच्चाई, यानी सच्चाई को दिखाते हुए एक सच्चे समाज का वर्णन करना जिससे समाज प्रेरित हो और उस पात्र से शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन बाद में उन्होंने यही आदर्शवाद जो है वो छोड़ दिया, केवल यथार्थवाद यानी वास्तविकता का वर्णन किया। कठिनाइयाँ, मुश्किलें, मुसीबतें जो है वो अपनी कहानियों में वास्तविक रूप में दिखाई। उसमें आदर्शवाद यानी एक सही और सच्चा रूप जो है वो दिखाने की चेष्टा नहीं की। नमक का दरोगा कहानी भी उसी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि नमक का दरोगा कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई अंग्रेजी शासन और उनकी प्रशासन की व्यवस्था का भी जिक्र करती है, वर्णन करती है, तो उसको भी बखूबी और पूर्ण रूप से प्रेमचंद ने अपनी कहानी में दिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ वस्तु की व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का मतलब होता है कि धोखेबाजी, चाल करना, सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, घूस का मतलब है रिश्वत। कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारा थे। पोबारा होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का मतलब पहरेदारी करना कि भी कब इस विभाग में हमें नौकरी मिले। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य का मतलब प्रभाव। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वर्तांत को, नल और नील की लड़ाई व अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब ये जो है हमारे मुंशी बंशीधर, ये कहानी के मुख्य नायक हैं और उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा जो उस समय भारत में थी उसी को ग्रहण किया और फिर बेचारे रोजगार की तलाश में यानी काम की तलाश में नौकरी के लिए निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का मतलब होता है किनारे पर खड़ा हुआ, यानी बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कभी जो है वो मृत्यु हो सकती है, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का मतलब होता है सब कुछ करने वाला। नौकरी में अहोदे का मतलब पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार का मतलब होता है कि भी जिस मज़ार में यानी कब्र में जो लगी हुई है चार दीवारी, उस पर चढ़ाने वाली चादर लोग जो मन्नत मांगने आते हैं उसको पीर की मज़ार कहा जाता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। यानी इन बातों से हमें पता चलता है कि भी मुंशी बंशीधर के पिता जो थे वो उन्हें जीवन की वास्तविकता का वर्णन बता रहे थे, उस समय के हालातों का वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से जीवन काम करना है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है बचत होना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, यानी बुद्धि की। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो एक बूढ़े पिता के द्वारा अपने बच्चे को जिस तरह से वो नौकरी की तलाश में जा रहा है तो उसको किस तरह से रिश्वत लेनी है, कैसे इंसानों की पहचान करनी है, किन लोगों से लाभ उठाना है, इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में यानी इस पूरे संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था।
लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी उनके पिता ने जब ये बात सुनी तो बहुत अधिक खुशी और प्रसन्नता से भर गए, फूले न समाये, यानी बहुत खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी। जैसी सामाजिक व्यवस्था थी उसका भी इसमें जिक्र कर दिया कि नौकरी लगने के बाद मुंशी वंशीधर के पिता बहुत खुश हुए। महाजन यानी जिन्होंने ब्याज पर पैसे दिए थे वो कुछ नरम हो गए, क्योंकि उनके घर से लड़का जो है नौकरी लग चुका था। कलवार की मतलब होता है कि घर परिवार में आशाएं फिर से जाग उठी, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने का मतलब है सभी पड़ोसियों ने, जो आसपास के घर वाले थे, उन्होंने सुना तो उनके हृदय में सुइयां सी चुभने लगी, यानी दुख और पीड़ा से भर उठे कि इनके घर के लड़के को नौकरी कैसे मिल गई। अब तक तो ये असहाय थे, आर्थिक रूप से मजबूर थे, लेकिन अब जो है इनके घर में धन धान्य होगा, पैसा आएगा, समाज में परिस्थितियाँ बदल जाएगी, इसलिए पड़ोसी दुखी थे। कहानीकार आगे कहता है कि जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, यानी नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों यानी नाव को चलाने वालों की कोलाहल सुनाई दी। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी जिस बात की शंका थी उसको पूरा करने के लिए जांच करने की इच्छा मन में जागी। वर्दी पहनी, तमंचा यानी पिस्तौल जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? मुंशी वंशीधर ने पूछा। गाड़ीवान ने कहा, दातागंज के। इस बात पर मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का मतलब होता है जिस व्यक्ति के नाम से ही कार्य हो जाए। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और मेहमान होते। 12 मासों सदावर्त चलता, यानी 12 महीने में हर दिन जो है उनके यहाँ उत्सव मनाए जाते थे, क्योंकि आने जाने वाले लोग, मेहमान नवाजी, खिदमत करना, पार्टियां करना, ये सब उनके घर में चलता रहता था। मुंशी वंशीधर इस बात से परिचित थे। फिर आगे कहा कि मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर में मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। मुंशी वंशीधर कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। इस पर पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास है। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना से यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो इन बातों से पता चलता है कि पंडित अलोपी दीन जो है वो बड़े ही वाक चातुर्य, बोलने में चतुर और चालाक व्यक्ति थे और हर व्यक्ति की व्यवहार से परिचित थे। इसीलिए आते ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर आप एक कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए।
वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदी ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। भेंट चढ़ावे का मतलब है रिश्वत न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलूसी हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन रोब के मारे वह यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार आया कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित अलोपीदी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार यानी काम करने वाले से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यानी उन्हें रिश्वत देने के लिए 1000 उसी समय उन्होंने देने की पेशकश की। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। पंडित अलोपीदी ने जब ये सुना कि 1000 नहीं 1 लाख भी दोगे तो भी मैं मार्ग से नहीं हटूंगा, तो इस बात पर उनका मन बहुत दुखी हुआ। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदी की ओर बढ़ा और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, मुंशी वंशीधर ने कहा। पंडित अलोपीदी ने कहा, 30,000 पर। मुंशी वंशीधर ने कहा, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर नहीं? पंडित अलोपीदी ने कहा, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। पंडित की इस बात पर वंशीधर ने कहा, बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। बिल्कुल सही बात। अलोपीदी ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके उपरांत मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसा कहानी के अंदर हुआ कि धर्म यानी मुंशी वंशीधर, धन यानी पंडित अलोपीदी इसके प्रतीक हैं। तो इस अध्याय में यानी यहाँ तक धर्म की जीत हुई और धन हार गया, क्योंकि मुंशी वंशीधर बिके नहीं, उन्होंने रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं लिया और पंडित अलोपीदी को कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया। ये तो था जो उनके हक में था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। वंशीधर ने पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपना धर्म निभाया और पंडित अलोपीदी को गैर कानूनी रूप से नमक का व्यापार करने की एवज में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के पश्चात उस समय की सामाजिक व्यवस्था का भी बड़ी सुंदर ढंग से मुंशी वंशीधर के माध्यम से प्रेमचंद ने वर्णन किया है। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, किस तरह का वर्णन किया गया है, उसका इस पहरे में वर्णन किया गया है।
दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखी वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित यानी काल्पनिक रूप से रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी अपने आप को तो साहूकार समझ रहे थे और पंडित अलोपीदीन को धोखेबाज समझते हुए उन पर बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और क्षोभ भरी लज्जा के से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। तो यहाँ बताया कि पंडित अलोपीदीन को देखने वाले शहर के पूरे लोग जो हैं वो जमा हो गए, देखना चाहते थे कि पंडित अलोपीदीन इतने प्रतिष्ठित, इतने जो बड़े ज़मींदार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, आज अदालत में उनके खिलाफ केस चलेगा। इस बात को लेकर पूरा जो शहर था वो इकट्ठा हो गया। लोगों को दीवारों और लोगों में समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ लोग खड़े हैं और कहाँ दीवारें हैं। यानी इतनी भीड़ थी। लोग मेलों में भी इतने नहीं जाते जितने पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। तो हमने यहाँ तक कहानी का पहला अध्याय पढ़ा है और इस अध्याय में हमें अब तक समझ में आया कि मुंशी बंशीधर एक ईमानदार कर्तव्य दरोगा हैं और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही उन्होंने पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को, जो गैरकानूनी रूप से नमक का व्यापार कर रहा है, उसे गिरफ्तार किया है। तो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि आखिरकार इसमें क्या हुआ, कहानी के अंदर क्या धर्म की जीत हुई या धन की जीत हुई, किस तरह से परिवर्तन आया और हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, वो भी इससे साबित हो जाएगा।